हेलो दोस्तों, आज का टॉपिक है परटर्वेशन थ्योरी या कुछ बुक में इस परटर्वेशन थ्योरी को अप्रॉक्सीमेशन मेथड भी बोलते हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये परटर्वेशन थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स में होती क्या है या क्वांटम मैकेनिक्स में इस परटर्वेशन टर्म का मतलब क्या होता है। पहले तो ये समझेंगे इस वीडियो में, और दूसरा फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि हम इस परटर्वेशन थ्योरी की हेल्प से क्वांटम मैकेनिक्स में करते क्या है या इस परटर्वेशन थ्योरी को पढ़ने का हमारा एम क्या होता है क्वांटम मैकेनिक्स में। ठीक है, ये दोनों ही क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। अब एक और इंपॉर्टेंट बात समझो, देखो इस वीडियो में मैं परटर्वेशन थ्योरी के ऊपर कोई डिस्कशन करने वाला नहीं हूं, क्योंकि मैं आपको बताऊं कि क्वांटम मैकेनिक्स में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई सारी परटर्वेशन थ्योरी होती है। यानी परटर्वेशन थ्योरी कोई एक सिंगल थ्योरी नहीं है, कई सारी थ्योरी का एक सेट है। तो मैं यहाँ पे परटर्वेशन थ्योरी के ऊपर डिस्कशन नहीं करने वाला। हाँ, लेकिन आपके यूनिवर्सिटी के सिलेबस में मैं आपको बता दूं कि मोस्टली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में जो परटर्वेशन थ्योरी पढ़ते हैं या सिलेबस में जो मेंशन होती है परटर्वेशन थ्योरी, उनमें होता है एक टाइम इंडिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी, एक होती है टाइम डिपेंडेंट परटर्वेशन थ्योरी, एक होता है WKB अप्रॉक्सीमेशन और एक होता है वेरिएशनल प्रिंसिपल। मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में ये चार परटर्वेशन थ्योरी पढ़ाई जाती है। तो मैं उन अलग अलग परटर्वेशन थ्योरी की डिटेल में इस वीडियो में बिल्कुल बात नहीं करने वाला हूँ। हाँ, बट इस वीडियो के बाद जब मैं एक एक करके हर एक परटर्वेशन थ्योरी के ऊपर डिटेल में डिस्कशन करूंगा अपने आने वाले वीडियो में, तो मैं उन वीडियो में आपको ये नहीं समझाऊंगा कि ये परटर्वेशन थ्योरी होती क्या है और इसका एम क्या है। ये सब मैं उन वीडियो में डिस्कस नहीं करूंगा। तो मुझे लगा कि परटर्वेशन थ्योरी को समझाने के लिए एक अलग से वीडियो बना लेते हैं और परटर्वेशन थ्योरी एक एक करके हम किसी और वीडियो में पढ़ते रहेंगे। क्लियर हो गई बात? तो आज के इस वीडियो में होने यही वाला है कि आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन मिलेगी कि क्वांटम मैकेनिक्स में परटर्वेशन का मतलब क्या है या परटर्वेशन थ्योरी होती क्या है। ये बात आपको क्लियर हो जाएगी इस वीडियो में। और दूसरी ये बात क्लियर होगी कि परटर्वेशन थ्योरी को पढ़ने का एम क्या है हमारा क्वांटम मैकेनिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो मैं आपको बताऊं सबसे पहले इस वीडियो में कि परटर्वेशन का मतलब क्या होता है। तो अगर परटर्वेशन के मतलब की बात करें तो परटर्वेशन बहुत मतलबी चीज है, लेकिन समझा दूंगा। परटर्वेशन का मतलब होता है अप्रोक्सीमेट, मतलब होता है डिस्टरबेंस। अब डिस्टरबेंस किसका? किसी फिजिकल सिस्टम का। ठीक है, परटर्वेशन कहने का मतलब होता है डिस्टरबेंस, बट किसका? ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम। क्लियर हो गई बात? और फिजिकल सिस्टम में पहले ही आपको बहुत डिटेल में बता चुका हूं अपने हर एक वीडियो में कि क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल सिस्टम होता है एटम या मॉलिक्यूल या इसी साइज का कोई एटम या इसी साइज का कोई सिस्टम, यानी ऑफ सेम साइज, एनी सिस्टम, एनी फिजिकल सिस्टम ऑफ एटॉमिक साइज। क्लियर हो गई बात? तो क्वांटम मैकेनिक्स में फिजिकल सिस्टम यही सब हो सकते हैं। अच्छा, अब इस फिजिकल सिस्टम में डिस्टरबेंस कहने का क्या मतलब होता है? जैसे एक एग्जांपल बताते हैं। जैसे कि पार्टिकल इन अ बॉक्स है ना, आप लोगों ने पढ़ी होगी क्वांटम मैकेनिक्स में फेमस थ्योरी है पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, पार्टिकल इन अ बॉक्स का जो एम था इस सिस्टम को इंक्लूड करने का, ये एम था कि हम किसी बॉक्स के अंदर ट्रैप्ड पार्टिकल की एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन निकाल सके। अब बॉक्स में ट्रैप्ड पार्टिकल की एनर्जी लाइक कि ये हमारा एक एटम है और एटम के अंदर आप जानते हो एक न्यूक्लियस होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो इस टाइप के सिस्टम को समझने के लिए हम लाए थे क्वांटम मैकेनिक्स में एक थ्योरी पार्टिकल इन अ बॉक्स। ठीक है, अब इस पार्टिकल इन अ बॉक्स को इसमें अगर मैं परटर्वेशन करूं यानी इसको डिस्टर्ब करूं, तो डिस्टर्ब करने पे हम इसके बॉक्स का शेप चेंज कर दें, है ना। कहने का मतलब है अगर मैं इस पार्टिकल इन अ बॉक्स में डिस्टरबेंस करना चाहता हूं, तो डिस्टरबेंस करने का क्या मतलब है? जैसे मैंने इस पार्टिकल इन अ बॉक्स में एक डिस्टरबेंस क्रिएट किया। ठीक है, तो डिस्टरबेंस कहने का मतलब है ये बॉक्स
कहीं से ऐसे उठ जाए, मतलब ये तो एक आइडियल बॉक्स है जिसकी वॉल एकदम फ्लैट है, ठीक है, जिसकी वॉल, जिसका बेस एकदम फ्लैट है, एकदम सिंपल सा, जिसके पोटेंशियल एनर्जी को हम इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं मैथमेटिकल वे में, जैसे Vx इज इक्वल टू 0 व्हेन x की जो वैल्यू है वो जीरो से a के बीच में एग्जिस्ट करे, यानी ये x इक्वल टू 0 है और ये x इक्वल टू a है, ठीक है। और ये पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी हो जाती है व्हेन x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो जाए और x की वैल्यू लेस देन 0 हो जाए। मतलब ऐसा सिस्टम जिसकी पोटेंशियल एनर्जी को मैं एग्जैक्टली डिफाइन कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? मैं किस सिस्टम में डिस्टरबेंस करना चाहता हूं? ऐसे सिस्टम में डिस्टरबेंस करना चाहता हूं जिसकी पोटेंशियल एनर्जी हम एग्जैक्टली जानते हो, जिसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन हम एग्जैक्टली जानते हो। अब जैसे मैंने इस पार्टिकल इन अ बॉक्स में डिस्टरबेंस किया और मैंने यहां पे एक बम्प क्रिएट कर दिया, ठीक है, अभी भी ये सेम इक्वेशन है, बट इसका जो बेस था वो उसमें एक डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया। या जरूरी नहीं कि मैं बेस में ही डिस्टरबेंस क्रिएट करूं, एक वॉल पे मैंने डिस्टरबेंस इस टाइप का क्रिएट कर दिया। या ऐसा भी नहीं समझ सकते तो एक और कर सकते हो, एक स्टेप हमने आधा हिस्सा फ्लैट है, आधा हिस्सा थोड़ा एक स्टेप अप है, इस तरह से। यानी मैंने इस पार्टिकल इन अ बॉक्स में कैसे कैसे डिस्टरबेंस मैं कर सकता हूं, वैसे वैसे मैंने डिस्टरबेंस कर दिया। अब इस टाइप के डिस्टरबेंस को करने की वजह से हम ये कहेंगे कि हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स के फिजिकल सिस्टम में क्या कर दिया? पर्टर्बेशन कर दिया। अब इस पर्टर्बेशन की वजह से इस फिजिकल सिस्टम के वेव फंक्शन और एनर्जी के एक्सप्रेशन में क्या फर्क पड़ेगा, वो फर्क को जानने के लिए हम पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज करते हैं। क्लियर हो रही है बात? यानी जो हमारे पास आइडियल सिस्टम था, यानी एक ऐसा सिस्टम था जिसके लिए एग्जैक्टली हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जानते हैं, बट अब इस टाइप के सिस्टम के लिए हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन एग्जैक्टली नहीं बता सकते, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? यानी हम एक आइडियल सिस्टम से हमने एक ऐसा डिस्टर्ब सिस्टम बनाया और इस डिस्टर्ब सिस्टम के लिए अब हम कैलकुलेट करना चाहते हैं क्या? वेव फंक्शन। क्वांटम मैकेनिक्स में हम करते ही यही है कि या तो वेव फंक्शन कैलकुलेट करते हैं और वेव फंक्शन की हेल्प से एनर्जी को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। यानी जो भी हमने डिस्टरबेंस किया किसी फिजिकल सिस्टम में, अब उस डिस्टरबेंस की वजह से जो नया सिस्टम हमें मिला, जिसे हम कहते हैं परटर्ब्ड सिस्टम, इसे कहते हैं अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। यानी जो ये हमारा आइडियल सिस्टम है उसको हम कहते हैं अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। और इसको ऐसे सिस्टम को जिसमें हमने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दिया है उसको हम बोलते हैं परटर्ब सिस्टम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे पर्टर्बेशन थ्योरी के अंदर कि हम किसी अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन की हेल्प से किसी पर्टर्ब्ड सिस्टम के वेव फंक्शन और एनर्जी के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। समझ में आ रही बात? पर्टर्बेशन थ्योरी का काम क्या है? आई होप आपको समझ में आ रहा हो। देखो, पर्टर्बेशन थ्योरी का काम सिंपल सा ये है कि कोई मेरे पास आइडियल सिस्टम है या ऐसा फिजिकल सिस्टम है जिसका एग्जैक्टली हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जानते हैं और उसके लिए हम ऑलरेडी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं। दोनों बात इंपॉर्टेंट है, एक तो हम पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन जानते हैं और इस पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमने श्रोडिंगर इक्वेशन को एग्जैक्टली सॉल्व करके वेव फंक्शन और एनर्जी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट कर लिया है और उस रिजल्ट की हेल्प से हम एक ऐसे फिजिकल सिस्टम के वेव फंक्शन और एनर्जी का एक्सप्रेशन कैलकुलेट करना चाहते हैं जो फिजिकल सिस्टम में हमने डिस्टरबेंस क्रिएट किया है, ठीक है। और उस डिस्टर्ब सिस्टम के लिए अब हम ये नहीं करने वाले हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे और पोटेंशियल एनर्जी फिर हम श्रोडिंगर इक्वेशन में अप्लाई करेंगे और श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करने वाले। पर्टर्बेशन थ्योरी का एम ही यही है कि हमें श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने से बचना है।
हम चाहते हैं कि हम बस एक नॉन फिजिकल सिस्टम के वेव फंक्शन और एनर्जी के एक्सप्रेशन की हेल्प से एक अननोन फिजिकल सिस्टम जिसमें डिस्टरबेंस क्रिएट किया गया है उसके वेव फंक्शन और एनर्जी के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ परटर्बेशन थ्योरी। यानी परटर्बेशन थ्योरी एक ऐसी थ्योरी है जो बिना श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किए एक डिस्टर्ब सिस्टम के लिए वेव फंक्शन और एनर्जी के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। तो परटर्बेशन होता क्या है या परटर्बेशन थ्योरी का मीनिंग क्या है, अगर ये बात आप नोट्स में अच्छी तरह से लिखना चाहते हो तो वो सब मैंने आपकी स्क्रीन के सामने नोट कर दिया। मैंने यहाँ लिखा है इन क्वांटम मैकेनिक्स परटर्बेशन मीन्स अ डिस्टरबेंस ऑफ एनी फिजिकल सिस्टम लाइक एटम मॉलिक्यूल ईटीसी। समझा चुका हूँ कि परटर्बेशन का मतलब क्वांटम थ्योरी में ये होता है कि किसी फिजिकल सिस्टम में अगर हम कोई किसी टाइप का भी अगर डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं तो वो एक तरह से परटर्बेशन होता है। ठीक है, इन एनी परटर्बेशन थ्योरी, क्योंकि मैं बता चुका हूं ऑलरेडी कि परटर्बेशन थ्योरी एक नहीं है, 1 2 3 4 या इससे ज्यादा हो सकती हैं। तो किसी एक परटर्बेशन थ्योरी में भी यानी किसी भी एक परटर्बेशन थ्योरी में हम करते क्या है, इन एनी परटर्बेशन थ्योरी यानी किसी एक परटर्बेशन थ्योरी में हम करेंगे क्या, वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी आइगन वैल्यूज। ठीक है, आइगन वैल्यूज मींस आप जानते ही हो कि सबसे मेन आइगन वैल्यू होती है एनर्जी आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू कहने का मतलब हम उस फिजिकल सिस्टम की एनर्जी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, एंड आइगन स्टेट्स कहने का मतलब क्या है, उस फिजिकल सिस्टम के करस्पॉन्डिंग हम वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं ना। वी वांट टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी एंड वेव फंक्शन, या ये भी कह सकते हो वी वांट टू कैलकुलेट आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्टेट्स ऑफ एनी परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम या डिस्टर्ब फिजिकल सिस्टम। यानी हम परटर्बेशन थ्योरी में किसी परटर्ब्ड या किसी डिस्टर्ब फिजिकल सिस्टम के लिए आइगन वैल्यूज या आइगन स्टेट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, या ये भी कह सकते हो कि परटर्बेशन थ्योरी के अंदर हम किसी डिस्टर्ब फिजिकल सिस्टम के लिए एनर्जी और वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं विदाउट सॉल्विंग इट्स श्रोडिंगर इक्वेशन। यानी हम उस डिस्टर्ब फिजिकल सिस्टम या कह लो परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम की श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किए बिना उस फिजिकल सिस्टम के लिए एनर्जी या वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, या आइगन वैल्यू या आइगन स्टेट को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से। अब ये करते कैसे हैं, एंड टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन स्टेट्स फॉर अ परटर्ब्ड सिस्टम। यानी अगर हम ऐसा करते हैं परटर्बेशन थ्योरी में कि हम क्या करने की कोशिश करते हैं, जब भी हम परटर्ब्ड फिजिकल सिस्टम के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स को कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, वी यूज द रिजल्ट्स। कौन कौन से रिजल्ट्स, आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्टेट्स ऑफ अ नॉन unperturbed system such that this unperturbed system must be almost similar to perturbed system। कहने का क्या मेरा मतलब है कि अगर मुझे किसी परटर्ब्ड सिस्टम के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स को कैलकुलेट करना है तो मैं इसके लिए एक अनपर्टर्ब्ड सिस्टम ढूंढता हूं, एक ऐसा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम ढूंढता हूं जो परटर्ब्ड सिस्टम के तरह ही दिखे, यानी ऑलमोस्ट सिमिलर हो, इस परटर्ब्ड सिस्टम के ऑलमोस्ट सिमिलर हो, वो हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, जिसके लिए हमने ऑलरेडी श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर दिया हो, और सॉल्व करने के बाद उस सिस्टम के लिए हमें एग्जैक्टली आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट का पता हो। तो हम इस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट्स की हेल्प से इस परटर्ब्ड सिस्टम के लिए आइगन वैल्यू और आइगन स्टेट को कैलकुलेट कर लेते हैं। यही हमारी परटर्बेशन थ्योरी का काम होता है। क्लियर हो गई बात? तो इसको नोट करना चाहो तो नोट कर लो, मैं मिटा रहा हूं। इसको मिटाने से पहले एक बार फिर मैं आपको समझा दूं कि परटर्बेशन थ्योरी होती क्या है, एक बार फिर अच्छी तरह से समझ लो। क्योंकि देखो होता क्या है कि जो टर्मिनोलॉजी होती है क्वांटम मैकेनिक्स की, वो अगर आपको समझ में आ गई तो आप नोट्स भी अपने मन से बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जो ये लास्ट लाइन है वही एक्चुअली परटर्बेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करती है। लास्ट लाइन क्या कह रही है, यानी टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्टेट फॉर अ परटर्ब्ड सिस्टम वी यूज द रिजल्ट्स
Results mean eigenvalue and eigenstates of a known unperturbed system such that this unperturbed system must be almost similar to perturbed system. कहने का मतलब क्या है, देखो इस लाइन का मतलब दोबारा समझा रहा हूं क्योंकि यही तो मेन लाइन है जो पर्टर्बेशन थ्योरी को एक्सप्लेन करती है अच्छी तरह से। देखो जैसे ये मेरे पास एक सिस्टम है, पार्टिकल इन अ बॉक्स, ठीक है। तो पार्टिकल इन अ बॉक्स यानी जिसकी वॉल भी फ्लैट है, जिसका बॉटम जो बॉटम है वो भी फ्लैट है। तो इस टाइप के सिस्टम जिसकी पोटेंशियल एनर्जी भी मुझे पता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है इसकी, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन की इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 होगी व्हेन एक्स की वैल्यू 0 और ए के बीच में एग्जिस्ट करेगी, और Vx की यानी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू इंफिनिटी होगी व्हेन x की वैल्यू लेस देन 0 हो एंड x की वैल्यू ग्रेटर देन a हो, ठीक है। यानी ये x इक्वल टू 0 की पोजीशन है, ये x इक्वल टू a की पोजीशन है और इनकी पोटेंशियल एनर्जी इंफिनिटी तक गई है। और आप सभी जानते हैं इस पार्टिकल इन अ बॉक्स के लिए आप सभी जानते होंगे कि जब हमने इसके लिए श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया था, यानी जो भी हमने कैलकुलेशन की वो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करने की बात की, यानी ये जो श्रोडिंगर इक्वेशन है h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m मींस वो मास है, m क्या है, मास है उस पार्टिकल का जो इस बॉक्स के अंदर ट्रैप्ड है। फिर d2x बाई dt स्क्वायर प्लस v फंक्शन यानी पोटेंशियल एनर्जी का फंक्शन, x नहीं होगा यहाँ वेव फंक्शन होगा, इज इक्वल टू ई साइन, ठीक है। इस श्रोडिंगर इक्वेशन को जब हमने इस पार्टिकल इन अ बॉक्स की प्रॉब्लम के लिए सॉल्व किया तो यहां से हमें क्या पता चला, हमें पता चला कि इस पार्टिकल इन अ बॉक्स का जो एनर्जी का एक्सप्रेशन होगा वो किसी क्वांटम नंबर पे डिपेंड करेगा, यानी n स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2ma स्क्वायर, ठीक है। या इसको जनरली ऐसे लिखते हैं n स्क्वायर ई नॉट, ठीक है। और वेव फंक्शन का जो एक्सप्रेशन था उसे भी हम क्वांटम, जो वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन है वो भी क्वांटम नंबर पे डिपेंड करता है। ये n क्या है, क्वांटम नंबर है, मैं बता दूं, वेयर n की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है 1 2 3 4, तो इसको हम क्वांटम नंबर कहते हैं। और वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन भी इन क्वांटम नंबर पे डिपेंड कर रहा था जब हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स की क्वांटम थ्योरी को सॉल्व किया, और एक्सप्रेशन था √2/a sin n pi x अपॉन, ठीक है। तो आपको क्लियर हो रहा होगा यहां से कि जब हमने इस अनपर्टर्ब्ड, ये क्या है अभी के लिए ये है अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है, ठीक है। इस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए जो मैं ये बता रहा हूं ना, वी यूज द रिजल्ट्स मीन हमें इस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के बारे में सभी टाइप की इंफॉर्मेशन पता है कि इस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम की एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, एग्जैक्टली श्रोडिंगर इक्वेशन क्या थी, श्रोडिंगर इक्वेशन का एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या था, वो सब चीजें हमें जो पता है। तो वही मैं भी कह रहा हूं, वी यूज द रिजल्ट्स ऑफ नॉन अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, यानी ऐसे सिस्टम के लिए, ऐसे उस सिस्टम के लिए जिसके बारे में हमें क्वांटम थ्योरी में सब पता है, उस सिस्टम के रिजल्ट की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, उस सिस्टम के रिजल्ट की हेल्प से ही हम क्या करते हैं, पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए आइगन वैल्यूज और आइगन स्टेट को कैलकुलेट करते हैं। अब पर्टर्ब्ड सिस्टम का मैंने एग्जांपल तो कई सारे दिए थे, बट अब मैं इसको मिटा दूं क्योंकि इसकी जरूरत नहीं है। तो ये तो हुआ हमारा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। तो पर्टर्बेशन कहने का मतलब क्या है कि इस सिस्टम में मैं हल्का सा चेंज कर दूं। अब चेंज क्या कर रहा हूं मैं कि जो इसकी बॉटम है उसको एक स्टेप अप कर दे रहा हूं। एक स्टेप अप कहां हुआ है, कितना अप हुआ है, इसे मैं वी नॉट बोल देता हूं, ठीक है। इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कराएंगे अपने आने वाले वीडियोज में, बट अभी समझ लो कि मैंने पर्टर्बेशन करके क्या किया, इस पार्टिकल इन अ बॉक्स को मैंने एक जंप दी, बॉटम में एक हल्की सी जंप दी वी नॉट पोटेंशियल की, ठीक है। ये जंप कहां पे दी, x इक्वल टू 0, ये जंप दी मैंने x इक्वल टू a/2 पे,
और जो इसकी वॉल है, जो सेकंड वॉल है, वो x इक्वल टू ए पे है। तो कहने का मतलब क्या है, अगेन मैं बता दूं, जो भी परटर्वेशन होगा वो बहुत स्मॉल होना चाहिए। परटर्वेशन थ्योरी तभी वर्क करेगी क्योंकि मैं बता चुका हूं कि इसका पोटेंशियल तो इन्फिनिटी तक है। तो इन्फिनिटी के कंपेयर में जो ये हमने परटर्वेशन किया, जो ये डिस्टर्बेंस किया, वो बहुत स्मॉल है। तो याद रखना कि ये परटर्वेशन थ्योरी तभी वर्क करेगी जब परटर्वेशन या जो डिस्टर्बेंस है वो बहुत स्मॉल है। तो इन्फिनिटी के कंपेयर में ये जो डिस्टर्बेंस है वो बहुत स्मॉल है। और ये जो सिस्टम है इसको हम क्या बोलते हैं, परटर्ब्ड सिस्टम। परटर्ब सिस्टम। तो इस हम परटर्ब्ड सिस्टम के लिए क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, एनर्जी का एक्सप्रेशन और वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन। बट उसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व नहीं करने वाले। हम क्या करेंगे कि इसके जो ये रिजल्ट मैंने लिखे हैं, इस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के जो रिजल्ट लिखे हैं, उन रिजल्ट का यूज करके और बिना श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किए हम इस पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। यही हमारे पर्टर्वेशन थ्योरी का काम होता है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, यह एक और बात समझ लो बहुत अच्छी तरह से, क्योंकि मैंने बताया था कि पर्टर्वेशन थ्योरी का मीनिंग जो लाइन क्लियर करती है वो यही है कि टू कैलकुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ आइगन वैल्यू एंड आइगन स्टेट फॉर अ पर्टर्ब्ड सिस्टम वी यूज द रिजल्ट मीन आइगन वैल्यूज एंड आइगन स्टेट्स ऑफ अ नोन अनपर्टर्ब्ड सिस्टम। तो सिंपल सी बात है, जो ये नॉन अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है उसके ही रिजल्ट का यूज करके हमें इस पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने हैं। बट एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, सच दैट दिस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम मस्ट बी ऑलमोस्ट सिमिलर टू पर्टर्ब्ड सिस्टम। यानी कंडीशन है कि अगर मैं किसी पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन अगर कैलकुलेट करना चाहता हूं तो मुझे ऐसा अनपर्टर्ब्ड सिस्टम चाहिए जो इस पर्टर्ब्ड सिस्टम के सिमिलर हो। अब सिंपल सी बात है, जो ये पर्टर्ब्ड सिस्टम है ये भी पार्टिकल इन अ बॉक्स जैसा ही है और ये तो एक्जेक्टली पार्टिकल इन अ बॉक्स का ही शेप है। तो कहने का मतलब क्या है कि पर्टर्ब्ड सिस्टम के लिए एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन पर्टर्वेशन थ्योरी की हेल्प से कैलकुलेट करने के लिए हमें एक ऐसा फिजिकल सिस्टम चूज करना होगा जो इस पर्टर्ब्ड सिस्टम के सिमिलर हो और जिसके लिए हमें एक्जेक्टली पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू पता हो, श्रोडिंगर इक्वेशन का पता हो और श्रोडिंगर इक्वेशन के एग्जैक्ट सॉल्यूशन का पता हो, तब जाके हमारी ये पर्टर्वेशन थ्योरी वर्क करेगी। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी पर्टर्वेशन थ्योरी के दो ही पैरामीटर है। पहला पैरामीटर कि पर्टर्ब्ड सिस्टम कि हमें एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन कैलकुलेट करने हैं विदाउट सॉल्विंग एनी श्रोडिंगर इक्वेशन। और दूसरी बात कि इस एनर्जी आइगन वैल्यू और इस वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिमिलर टाइप का ही अनपर्टर्ब्ड सिस्टम चूज करेंगे जिसके लिए हमें सारे रिजल्ट पता हो, जिसके लिए हमें श्रोडिंगर इक्वेशन का भी पता हो, जिसके लिए हमें एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन एग्जैक्टली पता हो। उस सिस्टम को, उस अनपर्टर्ब्ड सिस्टम को चूज करेंगे और उनके रिजल्ट का यूज करके ही हम इस पर्टर्ब्ड सिस्टम के एनर्जी आइगन वैल्यू और वेव फंक्शन के एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करेंगे। यही हम पर्टर्वेशन थ्योरी में ही, किसी भी पर्टर्वेशन थ्योरी में हम यही काम करते हैं। क्लियर हो गई बात? तो अब मैं मिटा रहा हूं इसको। अच्छा, मैंने यहाँ पे जब मैंने ये फिगर बनाया था और जो ये रिजल्ट डिस्कस किए थे, इसमें एक छोटी सी मिस्टेक हो गई मुझसे कि जो ये अनपर्टर्ब्ड सिस्टम था जिसे हमने पार्टिकल इन अ बॉक्स बोल रखा है, ठीक है, इसकी जो श्रोडिंगर इक्वेशन है वो टाइम के रिस्पेक्ट में नहीं है। यानी वन डायमेंशनल श्रोडिंगर इक्वेशन जो होगी उसमें ये d² नहीं होगा, ये d²/dx² होगा। जब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को, यानी इस श्रोडिंगर इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे तभी वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन x के टर्म में आएगा। तो इस गलती को अगर देख लिया आपने तो सुधार लिया, ठीक है। अब समझते हैं कि पर्टर्वेशन थ्योरी का एम क्या है। अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्वेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं, कोई सी भी पर्टर्वेशन थ्योरी पढ़ रहे हैं, तो उसका एम क्या है, यानी उस पर्टर्वेशन थ्योरी की हेल्प से हम क्वांटम मैकेनिक्स में जानना क्या चाहते हैं। तो सिंपल सी बात है, देखो पर्टर्वेशन थ्योरी मींस डिस्टरबेंस। अब इस डिस्टरबेंस की हेल्प से हमें पता क्या लगाना है। देखो सिंपल सी बात है, जब हम एटम की बात करते हैं तो एटम का पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन, एटम का पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन क्या होता है, 1/4πε0 Z
ई स्क्वायर माइनस का अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी आर। यानी एटम के लिए हमें एग्जैक्टली पोटेंशियल एनर्जी का पता है। क्लियर हो गई बात। अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं, मैं किसी एक मॉलिक्यूल की बात करता हूं, फॉर एग्जांपल डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, तो उसका जो पोटेंशियल एनर्जी फंक्शन होगा, यानी वी फॉर एग्जांपल सिंगल डायरेक्शन वन डायमेंशन केस की बात कर रहे हैं, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी एज अ हार्मोनिक ऑसिलेटर बिहेव करेगा। तो उसका हार्मोनिक ऑसिलेटर का पोटेंशियल क्या होता है, हाफ के एक्स स्क्वायर। ठीक है, के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर होता है। ठीक है, मैं आपको बताऊं कि क्वांटम थ्योरी में इस टाइप के एटम के लिए श्रोडिंगर, इस टाइप के एटम जिसकी पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन ये होगा, उसके लिए हम श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व कर चुके हैं और उसका एग्जैक्ट सॉल्यूशन जानते हैं। यानी इसके लिए हमें वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन भी पता है और एनर्जी का एक्सप्रेशन भी पता है। और इसी तरह से कहूं कि किसी मॉलिक्यूल के लिए जिसकी पोटेंशियल एनर्जी, ऑब्वियस सी बात है मॉलिक्यूल की पोटेंशियल एनर्जी ऐसी ही मैंने क्यों रखी, बिकॉज अगर एक डायटोमिक मॉलिक्यूल की बात करो तो उनके बीच में एक स्प्रिंग लाइक बॉन्ड होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये H है, ये Cl है। ठीक है, एग्जांपल है बस। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, दोनों एटम एक स्प्रिंग लाइक बॉन्ड से बने हुए हैं और आपस में इस स्प्रिंग के अलोंग वाइब्रेशन मोशन करते हैं, जिसकी वजह से एक पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होती है और वो पोटेंशियल एनर्जी कुछ इस टाइप की होगी। ठीक है, अब इस टाइप की पोटेंशियल एनर्जी हमें पता चल गया तो मॉलिक्यूल के लिए हम वेव फंक्शन और एनर्जी के एक्सप्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल सी बात है। बट हुआ क्या कि कोई एटम हमें सिंगल मिलता नहीं है स्पेस में। समझ में आ रही है बात, कि अगर मैं कहूं कि आप स्पेस में एक सिंगल एटम ढूंढ लो जिसके ऊपर जो एकदम आइसोलेटेड हो, यानी मैं कहूं कि एक मुझे आइसोलेटेड एटम चाहिए, आइसोलेटेड सिंगल एटम, सिंगल एटम चाहिए, तो आप ढूंढ नहीं पाओगे। आइसोलेटेड सिंगल एटम कहने का मतलब एक ऐसा एटम जो स्पेस में रखा हो और जिसके ऊपर एनवायरनमेंट का कोई इफेक्ट ना पड़ रहा हो। तो आइसोलेटेड सिंगल एटम एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसे मैं आपसे कहूं कि आइसोलेटेड सिंगल मॉलिक्यूल आप ढूंढो स्पेस में, तो ये भी डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या समझाना चाहता हूं। देखो सिंपल सी बात है, जो ये मैंने एटम के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट, पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा और जो श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया, वो एक्चुअली किसके लिए था, आइसोलेटेड सिंगल एटम की क्वांटम थ्योरी थी। और ऐसी क्वांटम थ्योरी में अगर मैंने किसी आइसोलेटेड सिंगल मॉलिक्यूल के लिए पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन लिखा तो उसके लिए हमें वेव फंक्शन और एनर्जी के एक्सप्रेशन मिले होंगे। बट प्रैक्टिकली आइसोलेटेड सिंगल एटम तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी एक ऐसा सिंगल एटम आप ढूंढ ही नहीं सकते जिसके ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट ना हो। एनवायरनमेंट मींस उसके ऊपर रेडिएशन भी जा रहे होंगे, उसके ऊपर दूसरे एटम अपने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट दे रहे होंगे। ऐसी कोई एक सिंगल हमें मॉलिक्यूल नहीं मिल सकता जिसके ऊपर रेडिएशन का इफेक्ट ना हो या किसी अदर मॉलिक्यूल का इफेक्ट ना हो, तो ऐसा इम्पॉसिबल है। क्लियर हो गई बात, यानी आइसोलेटेड सिंगल एटम की जो क्वांटम थ्योरी आपने सॉल्व की वो कौन सी थी, वो एक अनपर्टर्ब सिस्टम था। ठीक है, ऐसी मॉलिक्यूल के लिए जो आपने क्वांटम थ्योरी को सॉल्व किया और उससे जो रिजल्ट निकले वो एक्चुअली क्या थे, अनपर्टर्ब सिस्टम थे, जिनके लिए आपको सारे रिजल्ट पता है। बट प्रैक्टिकल लाइफ में आपको जिन एटम से डील करनी होती है, उन एटम के ऊपर जो इफेक्ट होते हैं, इफेक्ट की बात करूं तो इन एटम के ऊपर जो प्रैक्टिकल एटम होते हैं उनके ऊपर इफेक्ट क्या क्या पड़ते हैं। देखो, पहला तो रेडिएशन का पड़ता है। रेडिएशन किसी टाइप के भी, चाहे विजिबल रेडिएशन हो या किसी और
स्पेक्ट्रम के रेडिएशन हो, मतलब कहने का मतलब क्या है, रेडिएशन का इफेक्ट भी हर एक एटम के ऊपर पड़ेगा। इनफैक्ट नेबरिंग एटम का भी अपना इफेक्ट होता है, यानी नेबरिंग एटम एंड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यार स्पेस में कोई चीज सिंगल है ही नहीं। आप खुद ही देखो, अगर एयर है तो एयर में एक मॉलिक्यूल तो होगा नहीं, कई सारे मॉलिक्यूल होंगे, अलग अलग गैसों के मॉलिक्यूल होंगे। तो कहने का मतलब है सिंगल एटम मिलेगा नहीं। तो जो एटम मिलेगा उसके ऊपर इफेक्ट आएंगे, किसके, रेडिएशन के इफेक्ट आएंगे, या नेबरिंग एटम के अपने इफेक्ट होंगे, या नेबरिंग मॉलिक्यूल के अपने इफेक्ट होंगे। ठीक है, इफेक्ट कहने का मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड के इफेक्ट, मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट, या किसी पार्टिकल, कोई पार्टिकल ही एटम से टकरा जाए तो, है ना, तो ऐसे इफेक्ट। ऐसी अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल के ऊपर भी सिमिलर टाइप के इफेक्ट आएंगे। जैसे मॉलिक्यूल के ऊपर रेडिएशन भी पड़ रहा होगा, या फिर कोई नेबरिंग एटम होगा इसके पास, एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसके मैग्नेटिक फील्ड इस मॉलिक्यूल के नेचर को अफेक्ट करते हैं। तो कहने का मतलब है इस टाइप के इफेक्ट कोई भी प्रैक्टिकल एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर पड़ेंगे तो वो इफेक्ट की वजह से इस एटम की एनर्जी और इस एटम के वेव फंक्शन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये हमारी परटर्बेशन थ्योरी बताएगी। इसी तरह से मॉलिक्यूल के ऊपर जो इफेक्ट पड़ रहे हैं रेडिएशन का, नेबरिंग एटम का या नेबरिंग मॉलिक्यूल का जो इफेक्ट पड़ रहा है, उसकी वजह से जो प्रैक्टिकल मॉलिक्यूल है उसके वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन क्या होगा, उसकी एनर्जी में कितना इफेक्ट आएगा, वो सब हम इस परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से ही पता करते हैं। तो आई होप आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि इस परटर्बेशन थ्योरी का क्वांटम मैकेनिक्स में एम क्या है। तो अब तक जो भी मैंने डिटेल में आपको समझाया उसमें सिंपल सी बात है कि क्वांटम थ्योरी में हमें अब तक पता क्या है, हमें एक आइसोलेटेड एटम के बारे में पता है, आइसोलेटेड एटम की पोटेंशियल एनर्जी पता है, श्रोडिंगर इक्वेशन के क्या सॉल्यूशन आए वो पता है। तो ऐसे आइसोलेटेड एटम को हम क्या बोलेंगे, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम बोलेंगे। और क्वांटम थ्योरी में हमें किसके बारे में पता है, आइसोलेटेड मॉलिक्यूल के बारे में पता है। तो यानी ये दोनों क्या है, एक्चुअली हमारे अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम है। ठीक है, यानी आइसोलेटेड एटम की जो क्वांटम थ्योरी हमने सॉल्व की उसके जो वेव फंक्शन और एनर्जी के एक्सप्रेशन आए वो एक्चुअली अनपर्टर्ब्ड सिस्टम था। ऐसी आइसोलेटेड मॉलिक्यूल के लिए जो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी और पोटेंशियल एनर्जी को श्रोडिंगर इक्वेशन में पुट करने के बाद जो श्रोडिंगर इक्वेशन के सॉल्यूशन आए, वो जो रिजल्ट आए वो सब एक्चुअली किसके थे, अनपर्टर्ब्ड सिस्टम के रिजल्ट थे। बट प्रैक्टिकल लाइफ में हमें किससे डील करनी होती है, मैंने अभी समझाया कि हमें आइसोलेटेड एटम या आइसोलेटेड मॉलिक्यूल से तो डील करनी नहीं पड़ती है, हमें ऐसे एटम या मॉलिक्यूल से डील करनी पड़ती है। यानी ये प्रैक्टिकल लाइफ के केस है, प्रैक्टिकल लाइफ में हमें इस टाइप के एटम या इस टाइप के मॉलिक्यूल से डील करनी पड़ती है जिनके ऊपर रेडिएशन के इफेक्ट पड़ रहे हों, नेबरिंग एटम या नेबरिंग मॉलिक्यूल के इफेक्ट पड़ रहे हों। ऐसे एटम और मॉलिक्यूल के वेव फंक्शन और एनर्जी के एक्सप्रेशन हमें पता करने होंगे। तो ये जो दोनों सिस्टम है जो मैंने नीचे लिखे हैं ये एक्चुअली हमारे क्या है, परटर्ब्ड सिस्टम है। यानी ये दोनों हमारे इस टाइम क्या है, ये दोनों हमारे परटर्ब फिजिकल सिस्टम है, फिजिकल सिस्टम है जिनके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, जिसके लिए हम कैलकुलेट करना चाहते हैं परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से वेव फंक्शन का एक्सप्रेशन और एनर्जी का एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ अनपर्टर्ब्ड सिस्टम, जिसके लिए वेव फंक्शन और एनर्जी के एक्सप्रेशन हमें ऑलरेडी पता है। तो यही परटर्बेशन थ्योरी का काम होता है। आई थिंक इस वीडियो में आप अब तक इतना तो समझ गए होंगे कि परटर्बेशन थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स में होती क्या है और इस परटर्बेशन थ्योरी का एम क्या है, यानी परटर्बेशन थ्योरी की हेल्प से हम क्वांटम मैकेनिक्स में करते क्या है। बट अब थोड़ा सा डिस्कशन इस पे कर लेते हैं कि अब तक क्वांटम मैकेनिक्स में इस परटर्बेशन थ्योरी ने किया क्या है, और अगर कुछ किया है तो वो आप कहाँ कहाँ पढ़ते हो, किस किस बुक में पढ़ते हो, या उन टॉपिक्स के नाम क्या है, तो उसकी थोड़ी डिटेल दे देते हैं। सिंपल सी बात है, देखो मैंने क्या बताया था, परटर्बेशन कर कौन रहा है,
प्रैक्टिकल लाइफ में एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर पर्टर्बेशन कर कौन रहा है? रेडिएशन कर रहा है, नेबरिंग एटम कर रहा है या नेबरिंग मॉलिक्यूल कर रहा है, यही सब कर रहे हैं। सिंपल सी बात है कि एटम या मॉलिक्यूल का अपना एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है। सिंपल सी बात ये समझो, देखो सिंपल सी बात है कि एटम के पास भी एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है प्लस एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं मॉलिक्यूल की बात करूं तो मॉलिक्यूल के पास भी अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अब आप बोलोगे ये आया कहां से? अरे सिंपल सी बात है, जितने एटम होते हैं, जितने मॉलिक्यूल होते हैं, वो चार्ज पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। यानी इसका रीजन क्या है? पहला चार्ज पार्टिकल, इन दोनों का रीजन की बात करूं, रीजन क्या है इन दोनों फील्ड के आने का? कि पहला एग्जिस्टेंस ऑफ चार्ज पार्टिकल। अब सिंपल सी बात है, किसी सिस्टम में अगर चार्ज पार्टिकल होंगे तो ऑब्वियस सी बात है उस सिस्टम के पास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड कैसे आया? मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल। आपको पता है जब चार्ज पार्टिकल मोशन में होता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो सिंपल सी बात है कि एटम के पास चार्ज पार्टिकल होते हैं, ऐसी मॉलिक्यूल के पास भी चार्ज पार्टिकल होते हैं। और एटम और मॉलिक्यूल के जो चार्ज पार्टिकल है वो अपनी पोजीशन पे फिक्स नहीं रहते, ऑलवेज मोशन करते रहते हैं। तो क्योंकि एटम और मॉलिक्यूल के चार्ज पार्टिकल ऑलवेज मोशन करते रहते हैं, इसके वजह से एटम और मॉलिक्यूल के पास अपना एक मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाता है। क्लियर हो गई बात? इसका मतलब नेबरिंग एटम या नेबरिंग मॉलिक्यूल की बात कर लो तो उनके पास क्या होता है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। क्लियर हो गई बात? अब रेडिएशन की बात कर लेते हैं। मतलब जो पर्टर्बेशन क्रिएट कर रहे हैं, पर्टर्बेशन कौन क्रिएट कर रहा है? नेबरिंग एटम। पर्टर्बेशन कौन क्रिएट कर रहा है? नेबरिंग मॉलिक्यूल। और पर्टर्बेशन रेडिएशन भी क्रिएट करता है। रेडिएशन कहने का मतलब है फोटॉन्स, लाइट के जो फोटॉन्स होते हैं, या रेडिएशन कहने का मतलब है एलिमेंट्री पार्टिकल्स को भी हम रेडिएशन ही बोलते हैं। एलिमेंट्री पार्टिकल्स मींस इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ईटीसी। इस टाइप के जो एलिमेंट्री पार्टिकल होते हैं वो सब भी रेडिएशन बनाते हैं। वो उन सबको भी हम रेडिएशन ही कहते हैं जब वो हाई स्पीड मोशन में होते हैं। तो रेडिएशन के पास भी, रेडिएशन मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, आप जानते ही होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। सिंपल सी बात है, अगर एलिमेंट्री पार्टिकल की बात करूं तो सब चार्ज पार्टिकल है, उनका अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और वो मोशन में होंगे तो मैग्नेटिक फील्ड होगा। बट रेडिएशन की बात करें तो रेडिएशन को आप जनरली ये समझ सकते हो कि वो क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मींस ऐसी वेव्स जिसके पास अपना एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के पास भी क्या है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है। क्लियर हो गई बात? तो कहने का मतलब क्या है, अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करूं कि आखिर में एटम या मॉलिक्यूल या किसी भी फिजिकल सिस्टम के ऊपर जो पर्टर्बेशन हो रहा है वो किसके वजह से हो रहा है? तो ओवरऑल वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से हो रहा है या फिर मैग्नेटिक फील्ड के वजह से हो रहा है। यानी पर्टर्बेशन क्रिएट हो रहा है आइदर, यानी आप लिख सकते हो हेंस perturbation is created due to either electric field or magnetic field। ठीक है, hence perturbation on any physical system। ठीक है, आगे से आप ये लाइन बना सकते हो, hence perturbation पूरा लिख देते हैं, hence perturbation on any physical system is created due to either electric field, जिसे हम
ई वेक्टर से दिखाते हैं और मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये सब समझाने के लिए मैंने ये राम कहानी सुनाई थी। तो सिंपल सी बात है, ये कंक्लूजन है कि अगर हमारे फिजिकल सिस्टम में कोई पर्टर्वेशन हो रहा है तो वो फिजिकल सिस्टम में जो भी पर्टर्वेशन हो रहा है वो या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा या तो वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा। अब ये सब चीजें मिटा दो। अब समझते हैं कि आपने बीएससी में कह लो या एमएससी में कह लो, आपने जीमान इफेक्ट पढ़ा होगा। जीमान इफेक्ट, ये जीमान इफेक्ट क्या है? एक्चुअली पर्टर्वेशन थ्योरी के रिजल्ट है। जीमान इफेक्ट में होता क्या है कि हम एटम को we place an atom in a magnetic field. जीमान इफेक्ट में हम क्या करते हैं, किसी एटम को एक मैग्नेटिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं। we place an atom in a uniform magnetic field. अगर आप जीमान इफेक्ट की थ्योरी डिटेल में जानते हो तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि जीमान इफेक्ट में होता क्या था कि हम एटम के एनर्जी लेवल की स्टडी करते थे इन प्रेजेंस ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और एटम को जब हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के प्रेजेंस में रखते थे तो उसकी एक स्पेक्ट्रल लाइन नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती थी। इसी इफेक्ट को हम जीमान इफेक्ट कहते हैं। तो जीमान इफेक्ट एक्चुअली क्या है? रिजल्ट ऑफ अ पर्टर्वेशन थ्योरी in which atom is perturbed by a uniform मैग्नेटिक फील्ड। सिंपल सी बात है, जीमान इफेक्ट भी दो टाइप के होते हैं, एक नॉर्मल होता है, एक एनोमोलस होता है। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट इसका कंक्लूजन बता रहा हूं कि ये जो भी रिजल्ट हम एक्सप्लेन कर पा रहे हैं आज की डेट में, वो सब हम पर्टर्वेशन थ्योरी की हेल्प से, क्वांटम मैकेनिक्स की पर्टर्वेशन थ्योरी की हेल्प से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। यानी जो हमारा नॉर्मल, जो हमारा जीमान इफेक्ट है वो एक्चुअली क्या है? रिजल्ट ऑफ अ पर्टर्वेशन थ्योरी इन विच एटम इज पर्टर्ब्ड बाय अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आपने एक और इफेक्ट पढ़ा होगा, स्टार्क इफेक्ट। नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लोगे अगर एमएससी कर रहे हो तो, और नहीं पढ़ पाओगे तो मैं बता दे रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है? स्टार्क इफेक्ट में हम क्या करते हैं, एक एटम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं, है ना। स्टार्क इफेक्ट में क्या होता है? वी प्लेस an atom in a uniform electric field। ठीक है, अब स्टार्क इफेक्ट में हम क्या करते हैं, एक एटम को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखते हैं और फिर देखते हैं कि एटम की स्पेक्ट्रल लाइन इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन में स्प्लिट हो जाती है। इस टाइप की स्प्लिटिंग को ही हम स्टार्क इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, बट ये स्टार्क इफेक्ट की थ्योरी आई कहां से? एक्चुअली ये भी एक पर्टर्वेशन थ्योरी का रिजल्ट है। यानी ये किसका रिजल्ट है? रिजल्ट ऑफ अ पर्टर्वेशन थ्योरी इन विच एटम इज perturbed by a uniform इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कहने का मतलब क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में इस पर्टर्वेशन का बहुत यूज है। सिंपल सी बात है, एक्चुअल सिनेरियो पे तो हम जा ही नहीं रहे हैं। एक्चुअल सिनेरियो में हमें नहीं पता कि रेडिएशन किस डायरेक्शन में जा रहा है, रेडिएशन का इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है एटम के अराउंड, मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लग रहा है एटम के अराउंड या मॉलिक्यूल के अराउंड। हम इतने डिटेल में नहीं जा रहे हैं, बट हाँ हम इफेक्ट जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर एटम पे इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा
तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जब इफेक्ट एटम के ऊपर पड़ता है तो स्टार्क इफेक्ट होने लग जाता है, और एटम के ऊपर जब मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट पड़ता है तो नॉर्मल जीमान इफेक्ट एग्जिस्ट करता है। तो ये एक्चुअली क्या है, ये दोनों फिनोमेना क्या है, ये सब पर्टर्वेशन ही तो है, ये सब पर्टर्वेशन थ्योरी के रिजल्ट ही तो है। क्योंकि पर्टर्वेशन थ्योरी में हमें करना क्या था, किसी एटम या मॉलिक्यूल की एनर्जी और वेव फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए हमें करना क्या था, हमें पर्टर्वेशन थ्योरी में hence perturbation on any physical system is created due to either electric field or magnetic field। यानी एटम या मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हमें पर्टर्वेशन अप्लाई करना था तो वो पर्टर्वेशन दो ही तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, या तो एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दो या एटम को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रख दो। तो जब एटम को इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा गया तो स्टार्क इफेक्ट होने लग गया, और वो आप डिटेल में पढ़ सकते हो यूट्यूब पे भी और बुक्स में भी। और जब एटम को मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में रखा गया तो जीमान इफेक्ट होने लग गया एटम के ऊपर, और इस जीमान इफेक्ट को भी आप यूट्यूब पे भी पढ़ सकते हो या बुक्स में भी पढ़ सकते हो। तो ओवरऑल पर्टर्वेशन थ्योरी का जो एम था, या पर्टर्वेशन थ्योरी की हेल्प से जो हम फिजिक्स में या क्वांटम मैकेनिक्स में कर पाते थे, वो उसके कुछ एग्जांपल मैंने यहाँ डिस्कस कर दिए। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स में पर्टर्वेशन थ्योरी जो फेमस है वो कौन कौन सी हैं, या एमएससी में मोस्ट ऑफ यूनिवर्सिटी के सिलेबस में कौन कौन सी पर्टर्वेशन थ्योरी मेंशन की गई हैं, उन पे भी बात कर लेते हैं। तो पर्टर्वेशन थ्योरी ना कह के अब हम इसे थ्योरीज बोल सकते हैं, और अप्रोक्सीमेशन मेथड ना बोल के इसे मेथड्स बोल सकते हैं। और वो मेथड्स जिनके ऊपर मैं आगे वीडियो बनाऊंगा, उनमें सबसे पहला है टाइम इंडिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी। तो सबसे पहले मैं इस थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइम डिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी के ऊपर। ठीक है, इस वीडियो में नहीं, आने वाली वीडियो में हम टाइम डिपेंडेंट पर्टर्वेशन थ्योरी के ऊपर भी बात करेंगे, इसके लिए अलग से वीडियो बनाएंगे। फिर उसके बाद एक और पर्टर्वेशन थ्योरी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है WKB अप्रोक्सीमेशन। फिर एक और पर्टर्वेशन थ्योरी है, बट कुछ लोग इसे पर्टर्वेशन थ्योरी बोलते नहीं है, बट मैं बोल रहा हूं, उसे कहते हैं वेरिएशनल प्रिंसिपल। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, वीडियो बहुत जल्दी बनाने की कोशिश करूंगा, आप उसकी टेंशन ना लेना। इस वीडियो में इतना ही, ओके बाय।